हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ संजय गर्ग साहब हैं। संजय साहब की बहुत बहुत डीप आईज हैं ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। खुद भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। जयपुर राजस्थान से उनका ताल्लुक है और आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज हमारा टॉपिक है धर्म संसद जो हुई है इंडिया में। पहली हरिद्वार में हुई थी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, और 19 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। धर्म संसद इटसेल्फ इज नॉट अ गुड थिंग इन डेमोक्रेसी। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जाते जाते ये साल हमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दे गया। इस तरह का एक समझिए कि ये जो संटी चली है अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ, ये बहुत तकलीफदेह चीज है। आप इस धर्म संसद को डेमोक्रेसी में कैसे देखते हैं? देखिए रजय जी, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके जो है चैनल पे आकर के लाइव अपन चर्चा कर सकें इस मामले में। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि धर्म संसद तो हालांकि पहले भी कई बार होती रही है इतिहास में काफी, और सिर्फ हिंदू धर्म से ही मतलब नहीं है, सभी धर्मों की जो है ये परंपरा होती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और अपने धर्म का मानवता के कल्याण के लिए उस धर्म को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मानव जन कल्याण सिर्फ पैसा कमाना और यहाँ तक सीमित नहीं है, उसकी शांति और सारा कुछ जो पूरी जीवन शैली है उसको एक बड़ा मतलब प्रॉस्पर और बड़ा शांति से वो व्यक्ति गुजारे, इसके ऊपर चर्चा करने का जो है लक्ष्य धर्म संसद का होता है। यानी इसको कहते हैं अपन मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए इसका असली लक्ष्य तो ये होता है। लेकिन अभी जो हाल की जिन जिन धर्म संसदों की अपन हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक जो हरिद्वार में हुआ था और दूसरा रायपुर छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, ये धर्म संसदों की पहले तो अपन ये देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आपने विषय को भी इसी तरह से चुना है, ये अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव है अपने हिंदुस्तान में, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया और भी कई, तो पंजाब वगैरह। तो इसमें क्या है, इनको जो अपने सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी के जो लोग हैं, इन्होंने जो पिछले 7 साल से जो रूलिंग किया है सेंटर में और बाकी स्टेट्स में भी, जैसे यूपी में तो 5 साल लगभग हो चला, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने इनके पास दिखाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जिसको ये दिखा के और उसके ऊपर वोट ले सके। जैसे इन्होंने बड़े बड़े काम जो किए, नोटबंदी की, नोटबंदी से काला धन आएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सारे काम कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ना तो कोई आतंकवाद का कहीं खात्मा हुआ, ना कोई काला धन का बाहर से 400 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ जो भी काला धन था उसको 100 दिन में लाने की ये बात करते थे, वो नहीं आया। बल्कि नोटबंदी से जो घर का पैसा था, महिलाओं का पूरा जो है जुड़ा हुआ पैसा था, उसको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में लोगों की नाराजगी रही, बजाय इनको समर्थन। अगर ये नोटबंदी की बात करें तो ये सड़कों पे पिटने लगेंगे, आप उसको इस तरह से सोचिए। तो ये अपने एक काम करते हैं उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा करने का मतलब है कि अपने अपने खिलाफ उल्टी जनमानस का वो तैयार करना। तो उस पर चर्चा ये कर नहीं सकते। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कश्मीर के हालात, जब कश्मीर से 370 हटाया था तब कहते थे कि आर्थिक विकास होगा, ये होगा वो होगा। वहां के हालात बिल्कुल आपके सामने, सबके सामने। कोई बदलाव उसमें, कोई इस तरह की लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव वहां पे नहीं हुआ, बल्कि स्थिति बद से बदतर इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि वहां पे असंतोष और ज्यादा गहरा गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। तो उससे फायदा क्या हुआ, असंतोष और ज्यादा गहरा गया तो विकास की संभावनाएं और ज्यादा नगण्य हो गई। वहां पे असंतोष रहेगा तो विकास हो ही नहीं सकता, किसी भी मुल्क में आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जीएसटी लाए, तो जीएसटी से आर्थिक व्यवस्थाएं और ज्यादा बिगड़ी। तो कुल मिला के इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। योगी जी ने तो लॉकडाउन में मस्जिदें तोड़ी हैं। आप योगी जी की अगर बात करें तो उन्होंने मस्जिदें तोड़ने का काम किया है, और वो भी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के। आप ऐसे और एनकाउंटर किए उन्होंने, जिनको न्यायालय द्वारा सजा दी जानी चाहिए थी उनको इन्होंने एनकाउंटर करके कत्लेआम सा मचा दिया। इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया, विरोधियों की हत्याएं करवा दी इन्होंने। तो ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि साहब मैंने अमन चैन कायम कर दिया, तो कहां से अमन चैन कायम कर दिया? गाय के नाम पे इन्होंने कत्लेआम मचाया। मतलब आप माहौल देखिए, कितना बुरा माहौल इन्होंने कर दिया। गाय पालने वालों ने गाय छोड़ दी सड़कों पे कि भाई हम काम में आ जाएंगे। अच्छा, हिंदू और मुसलमान दोनों तबके के लोग परेशान, सब 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 व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया।
इन्वेस्टर्स जिसके लिए मोदी जी ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, आपको याद होगा 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद, तो इन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। मैंने कहा कि 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मोदी जी नहीं ला सकते। जुमलेबाजी से कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता किसी मुल्क में। अशांत मुल्क में या हिंसक मुल्क में या जहां पे जिसके पैसे की सिक्योरिटी ना हो, जिसकी जान की सिक्योरिटी ना हो, वो पैसे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बल्कि मैंने जो सुनने में आया 23 से 24 हजार जो पैसे वाले लोग थे, अरबपति लोग थे, वो मुल्क छोड़ करके बाहर निकल गए। जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन इन्वेस्टर्स ही बाहर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। सारे लोग निकलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाहर का इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकता। तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर वापस अपने उसी मुल्क, जो इनका एजेंडा शुरू से रहा है अब तक, पहले जो है राम मंदिर के नाम पे शोर मचाते रहते थे, तो अब इनका राम मंदिर शांत हो गया, तो हिंदू मुस्लिम एजेंडे को दोबारा से कैसे जिंदा करें, क्योंकि लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। जो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा था ना साहब, 7 साल से जो चल रहा था इनका, उससे भी लोग आज ही जा चुके हैं, उसको भी नहीं सुनना चाहते। तो अब इन्होंने आनन फानन में, जैसे मैं इसको और दूसरे तरीके से देखता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरा नजरिया। तो आनन फानन में इन्होंने फंडिंग करके इसको धर्म संसद करवाया। अच्छा, धर्म संसद की चाबी किसके हाथ में दी? यति नरसिम्हानंद, जो पहले ही इतने विवादास्पद बयान दे चुका है कि मैं इस्लाम का समूल नाश कर दूंगा, मैं मुसलमानों को खत्म करवा दूंगा, देश को बिल्कुल मतलब मुसलमान विहीन बना दूंगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस धर्म संसद की चाबी देना, तो धर्म संसद कहाँ हुई? आप बताइए। कोई धर्मात्मा को आप चाबी देते हैं जो धर्म पे चर्चा करता? तो आप ये धर्म संसद इनको आनन फानन में इसलिए बुलानी पड़ी ताकि लोगों को इंस्टिगेट किया जा सके, लोगों में फिर से बहका वातावरण घर कराया जा सके, हिंदुओं में विशेषकर। देखिए, कौम में, हर कौम में, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हर कौम में 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो विवेक शून्य होते हैं, जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे बड़े आसानी से बरगलाया जा सकता है। और मैं 70-80% तो मैं बल्कि कम बता रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से आंकड़ा 90% से ऊपर है, बिल्कुल, जिनको बड़े मतलब स्ट्रेटेजी कच्चे कानों के तो होते हैं, हम इंडियंस का तो है इशू ये, है ना। तो अब जब उनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, तो इनके पास आखिरी हथियार यही है कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह से एजेंडे पे काम किया जाए, और ये धर्मात्माओं के थ्रू किया जाए। जो धर्म के ठेकेदार जो लोग हैं, इन्होंने बड़े पेड़ लोग पकड़े हुए। पहले 2-3 लोग थे, जैसे एक पुष्पेंद्र पुलश्रेष्ठ, अगर आपने नाम सुना हो, वो शुरू जब पैदा होता है, सुबह उठता है तो वहीं से शुरू करता है इस्लाम के ऊपर चर्चा करना। ऊंचा जो है पजामा, नीचा कुर्ता, इस्लाम, कुरान की आयतें, फलाना ढिकाना, उस पर शुरू होता है और रात में उसी को करके सो जाता है। तो ऐसे लोग इन्होंने पाले हुए, इनको करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं मोदी जी। अब ये मामला बिगड़ा क्या? एक तो वहां तक तो आपने देखा होगा, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद इन्होंने की, जिसमें कालीचरण का नाम आया। कालीचरण पहले से ही विवादास्पद है, भयंकर, मतलब बड़े गंभीर रूप से अगर उसके बयानों को आप देखें, पहले जो दिए गए, वो सारे इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ दिए गए। आप ऐसे समझिए, हिंदुस्तान में एक बड़ा ये बन गया, पहले जो इस्लाम के खिलाफ नफरत परोसने वाले लोग थे, मुसलमानों के खिलाफ जो जिहाद की बात करते थे कि जिहादी हो गया, लब जिहाद वाला शगुफा लाने वाले 3-4 लोग थे, आपको ध्यान होगा, जिनमें संगीत सोम और एक क्या नाम था, सुरेश राणा, और भी कई लोग थे, कोई हुक्म सिंह करके था, 4-5 लोग थे जिन्होंने यूपी में काफी काम किया इस पे। मतलब मुस्लिम के खिलाफ एक माहौल बनाने पे इन लोगों ने काम किया। आपको क्या चाहिए था? आपको उनको दबाना चाहिए था, कुचलना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे, उनको जेल भेजना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? सार्वजनिक मंच से उनको सराहा और कैबिनेट में उनको जगह दी। कैबिनेट में मंत्री बने 2 व्यक्ति, आपको याद होगा, संगीत सोम और ये अपना सुरेश राणा। तो आप ये समझिए कि ये इसी एजेंडे पे काम करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और इनको येन केन प्रकारेण फिर से सत्ता चाहिए। आज आप ये मान लीजिए, यूपी की सत्ता हासिल करना इनके लिए नाक का सवाल बना हुआ है। अगर यूपी हाथ से निकल गया तो सेंटर हाथ से 2024 में इनके हाथ से निकल जाएगा। इस नफरत परोसे जाने का राजनीतिक बेनिफिशियरी कौन है? ऑब्वियसली मोदी। तो जब नरेंद्र मोदी बेनिफिशियरी, तो मैं पैसा क्यों दूंगा उनको? आप बताइए। सही है, बेनिफिशियरी है, वही तो पैसा देगा उनको, कौन फंड करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर हम ये देखें कि रायपुर और हरिद्वार में हुई हैं ये 2 अलग अलग,
एक जगह कांग्रेस की हुकूमत है, दूसरी जगह बीजेपी की है। तो हरिद्वार वाले को तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं सांसद हुए, और वहां अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बहुत बड़ी एफआईआर भी नहीं हुई है उनके बारे में, कोई मतलब मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। उसमें भी बता दूं आपको, कोई स्ट्रॉन्ग कोई धाराएं उसमें नहीं लगाई गई है एफआईआर जी, अभी तक कोई नहीं हुई है। आप ये देखिए, उमर खालिद जो लड़का है यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है जी, और कई ऐसे सर्जिल इमाम, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको यूएपीए लगा करके, देशद्रोह के मुकदमे लगा करके जेलों में ठूसा गया। 3-3 साल उनको, 2-3 साल हो गए, और ऐसे सैकड़ों नाम है। बहुत लंबी। अभी स्टैन स्वामी तो बेचारे, उनकी तो डेथ हो गई जेल में, और उनको एक चम्मच नहीं दिया गया। स्टैन स्वामी जिनकी डेथ हो गई थी, ऐसे राइटर्स, विद्वान लोग सारे जेल में हैं जो जिन्होंने सत्ता के खिलाफ लिखा। अब सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल करना है, सरकार के खिलाफ लिखना देशद्रोह कैसे हो गया भाई? और ये लोग जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये देशद्रोह नहीं है? जो पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि दंगे हो जाए यहाँ पे, और दंगे होने के बाद मारकाट मच जाएगी, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? जानबूझ के ये सारा प्लान्ड है। आप इसको मैं राजनीतिक नजरिए से बताता हूं कि ये सब करवा करके, आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में थू थू हो रही है इनकी। ये तो आपने देखा है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने वर्ल्ड में लिखा है कि भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन इनको परवाह नहीं है ना। आपने इनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड के लोग तो वोट देने आ नहीं रहे इनके पास। वोट देने वालों को ये टारगेट करते हैं, वोटर्स को टारगेट, इनका टारगेट वोटर्स है। और वोटर्स को भय उनके जेहन में आप डर पैदा कर रहे हैं कि भाई आपको ये 20% मुसलमान मार देंगे अगर ये कब्जा कर लेंगे देश पे। भाई आप हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं मोदी जी को, योगी जी को। इनकी 7 साल से सत्ता में है ये लोग। इनके रहते हुए अगर हिंदू असुरक्षित है, जो 80% आबादी का व्यक्ति है, वो अगर असुरक्षित, तो इनका तो गवर्नेंस ही फेल हो गया। इनको तो सत्ता में बने रहने का अधिकार ही नहीं है, जब आपका 80% तो हिंदू जो है डरा हुआ है और 20% मुसलमान डरा हुआ है। 100% यानी नागरिक हिंदुस्तान का आपकी सत्ता में डरा हुआ है, तो आपका सत्ता में बने रहने का अधिकार कहां से आ गया? कहां से आया? और वो भी डेमोक्रेसी में, वो भी डेमोक्रेसी में। आप ये कह सकते हैं कि साहब 70% हमारे से संतुष्ट है, अमन चैन है, 30%, 20-30% डरा हुआ है, उनको भी हम धीरे धीरे उनका भी भय निकालेंगे। ये तो डेमोक्रेटिक तरीका हो गया। अब आप पहले तो चलो आप मान लीजिए कि साहब मुसलमान डरा हुआ था, अब हिंदू भी डरा हुआ है। आपका मतलब 80% क्या 100% ही लोग डरे हुए, तो फिर आपका सत्ता में रहने का मैं नहीं समझता कोई औचित्य बनता है। सही बात। आप 7 साल में से सत्ता में है, तो आपको तो अमन चैन स्थापित कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं कर पाए। तो इसलिए इनका सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। अब होता क्या है कि धर्म संसद इन्होंने की, और धर्म संसद के जो करने वाले, जो बड़े मतलब नफरत फैलाने वाले, बड़े मतलब गलत तरीके से जो जिन्होंने वक्तव्य दिए मुसलमानों के खिलाफ, नरसंहार करने का, हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उस तरह के जो वक्तव्य जिन्होंने दिए, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना। ये इनका एक मैसेज है, आप समझिए इसको। ये एक मैसेज दे रहे हैं। आप किसको मैसेज दे रहे हैं? ये अपने उस वोटर को मैसेज दे रहे हैं जो दिमाग से पैदल है। उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे जो धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर रहा, मैं इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इससे मैं हिंदुओं को सुरक्षित कर रहा हूं। ये मैसेज दे करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। आप समझिए, ये सारी रणनीति बनी हुई है इनकी, और मैं समझता हूं इनसे अच्छा रणनीतिकार कोई नहीं है। भगवान इनको सद्बुद्धि देता तो मैं समझता हूँ देश कहाँ का कहाँ होता। अच्छी रणनीति बनाते हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, और उसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये लोग पावर और पैसा है, मगर नेगेटिव जा रहे हैं ये लोग सब, लेकिन नेगेटिव जा रहे हैं सब। सिर्फ सत्ता हासिल करना इनका एकमात्र लक्ष्य है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इनका कोई मतलब एक नैतिक जो होते हैं ना, नैतिक मूल्य होते हैं हर व्यक्ति के, वो नैतिक मूल्य बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे जहन में 2 चीजें आ रही हैं। जब मोदी जी आए थे और बहुत शुरू में बात हुई थी कि गुजरात मॉडल फॉलो करो, गुजरात मॉडल फॉलो करो, तो बाद में पता चला कि गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं, वहां पे जमीन पर कोई काम हुआ ही नहीं है। और अब
जिस तरह से इन्होंने पूरे पूरे पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसको देखते हैं कि क्योंकि एट द एंड अब आगे 7 साल के बाद जब हम देख रहे हैं हालात पर, तो तरक्की की बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों को, हमारे नौजवान लोगों को, यूनिवर्सिटीज बंद है और मंदिर और गुरुद्वारे और चर्चों पे बात हो रही है, मस्जिदों को तोड़ने की बात हो रही है, मंदिरों को बनाने की बात हो रही है, चर्चिस को तोड़ने की बात हो रही है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है, क्योंकि गुजरात मॉडल भी मोदी जी का था और यहाँ भी मोदी जी ही बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, आपके शासन का जो आपने जताई है इसमें पूरी तरह सहमत हूँ मैं इस बात से। 2014 में जो सब्जबाग दिखाए, वो एक पीआर एजेंसी जो इन्होंने हायर कर रखी थी, उन्होंने उस चीज को डिजाइन किया था कि गुजरात मॉडल को हमें ऐसा दिखाना है ना। कोई गुजरात जाके तो वेरीफाई करेगा नहीं उसको, और चूंकि सारा मीडिया एक गुजरात मॉडल को लेकर के दिखा रहा है, वो कह रहा है साहब डॉलर आपका 40 रुपए पे आ जाएगा, आपका पेट्रोल जो है मतलब डॉलर आपका 40 पे आ जाएगा, पेट्रोल आपका सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब पैसे की तो गंगा जमुना बहने लग जाएगी। मतलब उस तरह का जो जेहन में जो ख्याल इन्होंने डाला था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो एक चौफा इन्होंने डाला था, तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों को भी इन्होंने ठगा था। आपको ध्यान होगा एक एडवोकेट उन्होंने कहा था कि मेरे को मोदी जी ने ठगा। मेरा कहने का मतलब ये कि इन्होंने देश को ठगा। अच्छा, फिर मैं इसको इस तरह से, अब एक्चुअल में उस समय तो अपन नहीं एनालिसिस कर सकते, लेकिन आज 7 साल हो गए, तो मैं तो खैर चुनावों के तुरंत बाद मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है। और कब कहा मैंने, पहले दिन जब ये चुनावी भाषण दे रहे थे, पीएम बनने के बाद पहला भाषण, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई अभी तो पहला भाषण है, आपने क्या देख लिया, अभी तो काम करने का टाइम तो दो उनको। मैंने कहा आदमी के भाषण से उसका सारा कुछ पता चल जाता है कि आगे क्या करने वाले। तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो सारा एक प्लान सिस्टम से उन्होंने उसको मतलब एक बनाया था, एक पैकेज बनाया था कि किस तरह से सत्ता हासिल करें। और जैसा कि लोग बताते हैं कि पूरा पैसा अडानी अंबानी ने इनके चुनाव पे खर्च किया था, सारा पीआर उन्होंने मैनेज किया था, सारे लोग उनके थे। तो उनको उनका ऐसा क्या इंटरेस्ट था मोदी जी में, उनका इंटरेस्ट ये था कि वो उसके जरिए वो पैसा कमाएंगे। और ये जो ये तिकड़ी है ना, ये तिकड़ी ने ही सारा खेल किया है, और आज भी ये तिकड़ी खेल कर रही है। किसानों का कानून भी तिकड़ी लेके आई, बिल्कुल सारा खेल इसी तिकड़ी का है, जिसमें अडानी अंबानी भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप एक चीज बताइए, आज जब अगर अडानी अंबानी चाहे तो मोदी जी 1 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बने नहीं रह सकते। हाँ। इतने लोगों को वो खरीद के एक तरफ कर सकते हैं, एमपी को खरीदा और ये मोदी जी की सरकार गई। लेकिन उन्होंने ही इनको बना रखा है प्रधानमंत्री, वो इसलिए बना रखा है ताकि वो दोनों हाथों से लूटे। कोरोना काल में जहां लोगों की आर्थिक व्यवस्थाएं चौपट हो गई, जहां उनकी नेट वर्थ लोगों की कम हो गई, वहां उनकी 8-8 10 गुना बढ़ गई। आप खुद सोचिए ना क्या कारण है। उसका कारण क्या है कि ये तीनों एक ही है। ये एक बिजनेस मॉडल में गवर्नमेंट को हासिल किया है इन्होंने, और बिजनेस मॉडल में ही वो लोग कमा रहे हैं। ये बड़ा सीधा सीधा फंडा है। आप ये कह रहे हैं कि भाई आज मुद्दे गायब है, उस समय मुद्दे थे, लेकिन वो मुद्दे भी दिखावटी मुद्दे थे, मुद्दे उस समय भी नहीं थे। आज बेरोजगारी बेरोजगार के लिए मुद्दा नहीं है। आप बड़ा ताज्जुब की बात है, जो आदमी रोजगार के लिए मतलब परेशान था, उस आज भी बेरोजगार है, उसके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, उसके लिए मंदिर मुद्दा है। तो इस स्थिति में उन लोगों को, देश के लोगों को लाया गया है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बनने के बाद अपने ही लोगों में धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर बर्बादियां फैलाई। और मोदी जी इससे पहले, यानी पावर में आने से पहले कहा करते थे कि हमारे लोग वहां जाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, उन्हें लव लेटर लिखते हैं, दिस एंड दैट। आज आप क्या कर रहे हो? आपने वही मॉडल उठाकर हिंदुस्तान जो तरक्की की राह पर था, जो चाइना से compete कर रहा था, आज चाइना को अंदर आन के घुसे के आपने जमीन दे दी। आपने पूरा वही मॉडल जो पाकिस्तान में रहकर तरक्की के नाम पर, पाकिस्तान आज एक सुई नहीं बना रहा है। जिसने IIT बनाई, इसरो बनाई, जिसने हमारे पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर और IIT के लोग हमारा प्रोडक्शन था, वो
सारी दुनिया में लोग, लड़के हमारे नौजवान पढ़कर जा रहे थे। और आज आप देखिए, अमेरिका की कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी आप उठा लीजिए, एक हिंदुस्तानी बैठा हुआ है, उसको रन कर रहा है। ये काम हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सके? हमने अपने ही लोगों को, अपने मुल्क को बर्बादी की राह पे डाल दिया। जो 40 साल 50 साल में हमारी तरक्की हुई थी, उसको हमने बर्बादी की राह पे डाल दिया। वही जो 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में साधु संतों का मामला था, वही मामला हम लेकर आ गए। तो हमने तो एक्चुअली अपने ही मुल्क से दुश्मनी की है, अपने ही लोगों से दुश्मनी की है। आप क्या कहेंगे? मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। पूरी तरह सहमत हूं इस बात को। और इसमें मैं एक डायलॉग बड़ा मैं पब्लिकली बोलता हूं इस चीज को, कि पाकिस्तान जिस यूनिवर्सिटी को पास करके निकल चुका, जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके निकल चुका है, उसमें हम प्राइमरी में एडमिशन लिया है, हमने अभी ले लिया। क्योंकि आतंकवाद की जिस यूनिवर्सिटी का पीएचडी करके पाकिस्तान निकल चुका है, मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो इससे आगे जाकर इमरान खान का बहुत स्टेटमेंट आती, वो कहते हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं कि साहब मैं तो, देखिए हमने 70 साल आतंकवाद झेला है और हम अब इससे हम हाथ जोड़ते हैं, हम इसको, अब हम तरक्की चाहते हैं, हम अमन चैन चाहते हैं और हम तरक्की चाहते हैं। ये उनका नजरिया है। यानी पीएचडी करके वो निकल चुके और हम उसमें प्राइमरी में एडमिशन ले रहे हैं। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि अपने मुल्क को कैसे जहालत में, कैसे बर्बादी में झोंका जा सकता है। हम उसको सीख रहे हैं और हम उसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो हमारी बर्बादी की तो अभी शुरुआत है। अगर उसको देखा जाए, हमको तो बहुत आगे जाना है, तो ये तो डूबना तो तय है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अकेला मोदी नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए। वो अंधभक्त भी है जो आंख बंद करके मोदी जी के हर जो है उसको वो मानते हैं, के हिसाब से दोस्ती खराब कर ली मोदी जी के चक्कर में। लोगों ने अपनी रिश्ते खराब कर लिए हैं, रिश्ते खराब हो गए। कोरोना में मोदी जी कहते हैं कि भाई बालकनी में निकल के तालियां बजाइए। आप देखिए, और फिर वो ट्रंप को बता रहे, देखो मैंने कैसे बेवकूफ बना रखा है पूरे हिंदुस्तानियों को, वो बालकनी में निकाल के थाली बजवा रहा हूँ, तुम भी बजवाओ। ऐसे ट्रंप को बोलते तुम भी बजवाओ। पब्लिक तो बेवकूफ होती है, आप भी इस तरह से इनका काम में लो। अमेरिका में लोगों ने नहीं लिया, तो वहां लोगों का एजुकेशन का लेवल अलग है, वहां लोग जानते हैं, समझते हैं सारी चीजें। लेकिन यहाँ का फॉर्मूला वहां थोड़ी चल पाएगा, इसलिए ट्रंप साहब खत्म हो गए। हाँ, तो हमारे यहाँ तो 2 मिनट लगे ट्रम्प को छुट्टी करने में। चलिए टाटा बाय बाय। मैं, एक तो होती है लिटरेसी, एक होता है शिक्षित, हाँ। दूसरा होता है अशिक्षित, है ना, तीसरा होता है कुशिक्षित। हमारा हिंदुस्तान का 80 से 90% व्यक्ति कुशिक्षित है, यानी गलत शिक्षा धारण किए हुए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन चुका आज की तारीख में। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये लोग जो सगुफे निकालते हैं ना, उसका स्टूडेंट। मैं कई रिश्तेदार, कई जानकारों से पूछता हूँ, भाई कहाँ देखा तुमने ये बात? बोला व्हाट्सएप पे देखा। तो आप समझिए व्हाट्सएप से कितना दिमाग पे प्रभाव डाला हुआ है। ये व्हाट्सएप की वजह से तो जीते हैं एक्चुअली। हजारों लोग इनके आईटी सेल में लगे हुए हैं, एक आइटम निकालते हैं, झूठ एक परोसते हैं और खटाखट सब जगह चला जाता है। और एक इनका प्रिंट मीडिया, एक इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा मीडिया 99% मीडिया इन्होंने खरीद के पटका हुआ है। अब आप अगर, जब तक एनालिस्ट, प्रॉपर एनालिस्ट अगर नहीं है आप, तो आप सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। समस्या यहाँ पे है। जैसे आपने कहा ना, पूरे वर्ल्ड के मुल्कों में जो है हमारे लोग काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है हमारा, वो प्रोडक्शन का लेवल वर्ल्ड क्लास है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का शिक्षा से बड़ी जबरदस्त दुश्मनी है, क्योंकि अगर एजुकेट हो गया व्यक्ति तो कॉलर पकड़ेगा। लेकिन कहीं आपने मोदी जी के भक्तों के बारे में कैटेगराइजेशन किया है? चार 5, हाँ, तो जरा आप हमें उसके बारे में बता दें एक बार और। कैटेगराइजेशन मैंने किया था भक्तों का, 4 कैटेगरीज में मैंने डाला था उनको। दिवालियेपन का लेवल था, जैसे मानसिक दिवालियेपन का एक लेवल होता है ना, तो एक अंधभक्त तो तुरंत बात मानता है, मोदी जी ने कहा कर दो। दूसरा कहता है कि नहीं मैं सोचूंगा, और सोचने के बाद कह रहा है यार बात तो कुछ हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आई, लेकिन कर दो। वो दूसरे लेवल का होगा। तीसरा कहता है कि बात तो गलत है, लेकिन मोदी जी ने कहा इसलिए कर दो। और चौथी कैटेगरी में हम जैसे लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, हर चीज को सही को कहते हैं हाँ जी कर दो, और गलत को कहते हैं भाई नहीं करेंगे, ये गलत। तो इस तरह से मैंने उनको कैटेगराइज किया था। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। आप ये बताएं कि जैसे ये इतनी संगीन बातें दोनों सांसद में हुई हैं,
यानी एक तरफ आप अपने ही मुल्क के 20% लोगों को का कत्ले आम मतलब ओपन जेनोसाइड का आप अपने लोगों को दावत दे रहे हो, और दूसरे में हम वो आदमी जो नोट, जिसके नाम का नोट आज भी चल रहा है इंडिया में, बापू को, उसको एक कल का पैदा आदमी, लड़का, यंग, वो आन के इस तरह से गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। आप मुझे दोनों सूरतों के बारे में बताएं। अगर ये जीत जाते हैं तो हम किस तरह से देख रहे हैं हिंदुस्तान को आने वाले कल को, और अगर ये हार जाते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर ये, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि अब इतना अच्छी मेजोरिटी से लोग पावर में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग क्या नए नए शगुफे लाते हैं, इनको आप एक जगह कंफाइन नहीं कर सकते, वो इससे आगे कुछ नहीं। ये और नया रिसर्च करते हैं और नया प्रोपेगेंडा लाते हैं, कहीं दंगे करवा सकते हैं, कहीं मारकाट भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो उस तरह से ये जीतने का हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे आप ये देखिए कि ईवीएम को इन्होंने कंट्रोल किया था, लोग आज भी, मैं मानता हूं, मैं तो आगे वाली बात ये भी करता हूं कि हम लोगों को चुनाव में सामने खाली मोदी जी नजर नहीं आएंगे, हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले मोदी जी नहीं होंगे, इनके साथ सोशल मीडिया भी होगी, यानी फेसबुक जैसे संस्थाएं होगी आने वाले टाइम में, इनके साथ मिलिट्री पूरी होगी आने वाले टाइम में। आप मैंने जिस दिन बिपिन रावत को सीडीएस बनाया था, तो मैंने ये लिखा था, मैंने कहा ये मिलिट्री रूल की तैयारी है, अदरवाइज सीडीएस की जरूरत नहीं थी। मैंने पहले दिन ही लिखा, क्योंकि आप क्या तैयारी कर रहे हो आगे की, भाई मुझे ये बताइए, सीडीएस क्यों बना रहे हो आप, किस लिए आपको सीडीएस चाहिए? एक आदमी ऐसा चाहिए जो तीनों सेनाओं पे कंट्रोल कर सके। अगर तीनों सेनाओं में से आपको 3 आदमियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक प्यादा आपने तीनों के ऊपर बिठा दिया, तो आपको सिर्फ एक को निर्देश देना है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वैधानिक, उसका अधिकार बन गया तीनों को कंट्रोल करने का। आप समझिए, इसको मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो ये सारे पूरे पैंतरे आजमाएंगे, सत्ता किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी ईश्वर की लाठी जब चलती है ना, अच्छे अच्छे पैंतरेबाज धरे रह जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। दोनों चीजें में मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो अगर मान लो इनका समय पूरा हो गया, अभी ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं, हमसे बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं, हमसे बड़ा कोई, मतलब किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, ऐसा हमसे ज्यादा हद से गुजर जाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सिकंदर होता है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं। तो जब इनका समय खत्म हो जाएगा ना, तो इनके सारे पैंतरे फेल होने लगेंगे। धर्म संसद का पैंतरा इनका फेल हो चुका है, उससे पहले के जो पैंतरे थे वो भी इनके फेल हो चुके हैं, तो सारे फेल हो गए। इसका मतलब ईश्वर ने कहीं ना कहीं इनकी गणित बिगाड़ी है ना, आप ऐसे मानिए, ठीक है। आज खाली ये लोग सोचते हैं विदेशों में ही थू हो रही है, हिंदुस्तान में भी जो बुद्धिजीवी तबका है, वो एक भी इनके समर्थन में, इनकी धर्म संसद के समर्थन में किसी का भी बयान नहीं। तो इस चीज को फेलियर ही मानता हूं मैं। और जब ऐसे लोग फेलियर हो रहे हैं, तो आम आदमी के जनमानस पे भी जो है, उस पर भी नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इनके अंधभक्त तो छिटक के दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो कहीं नहीं कहीं किसी और पार्टी से अटैच होंगे, किसी और ढंग के आदमी को चुनेंगे। अगर ये सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, और कोई भी विवेकशील और ढंग का आदमी अगर सत्ता में आता है, तो ये दोनों व्यक्ति, मैं नहीं समझता जिंदगी में जेल से बाहर आ सकते, मैं तो नहीं समझता किसी भी हालत में। और इनका खुले समाज में घूमना, दोनों व्यक्तियों का, या जो भी इनके साथ के लोग हैं, 2-3-4 लोग, इनका खुले समाज में घूमना आम मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं एक चीज और मैं कहता हूं, बड़ा लिखता भी हूं, मैं बड़ा स्पष्ट लिखता हूं, जो विश्व के लोग हैं, जैसे अमेरिका वगैरह है, या और जो प्रभावशाली जो देश है, वो तमाशा देख रहे हैं हिंदुस्तान की जाहिलियत का, और ये जो बर्बादी का, तबाही का जो तमाशा देख रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं ना कि हिंदुस्तान से हमें क्या फर्क पड़ता है, मरने दो, कटने दो, डूबने दो। ये प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ये संक्रमण है। ये संक्रमण कभी आपने जमीन पर लकीर खींच दी, उससे संक्रमण नहीं फैलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। संक्रमण तो वायुमंडल में चलता रहता है, आपके अमेरिका को भी प्रभावित करेगा, जर्मनी और जापान को भी प्रभावित करेगा। ये भारतीय संस्कृति का जो जाहिलियत है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण जो है, जाहिलियत संक्रमण जो है ना, ये पूरे विश्व को अपने आगे उसमें ले लेगा अगर ये जीत जाते हैं। तो आने वाला कल जो है, खाली हिंदुस्तान के लिए जो है तबाही का समय नहीं है, पूरे विश्व के लिए, मानव जात के लिए मतलब एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा।
ऐसा मैं मानता हूँ इस चीज को कि वल्लभ भाई पटेल ने तो प्रतिबंधित किया था आरएसएस को। उनकी क्या जातिगत दुश्मनी थी, वो भी तो हिंदू ही थे। हिंदूवादी संगठन को क्यों प्रतिबंधित किया भाई? करेक्ट करेक्ट। आज हमारे जैसा व्यक्ति पावर में आ जाएगा तो हम इनको दिखा देंगे कि कानून क्या होता है और न्याय क्या होता है। कुछ नहीं बचा हिंदुस्तान में आज देखने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है। चाइना का जो एविएशन मिनिस्टर है वो लिख रहा है कि भाई ये आपके गुड़गांव की नहीं है, ये हमारे एयरपोर्ट की पिक्चर है। एंड ही वाज राइटिंग ऑन अ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और दुनिया ने उसको पढ़ा। तो आप बेइज्जती अपने लोगों को तो जाहिल समझ के कर रहे हैं कि भैया कलकत्ता का हाईवे लाके यूपी में रख दो तो वो हाईवे हो गया। लेकिन यहाँ का कैसे आपने जापान का एक बस स्टेशन गुजरात मॉडल पे लगा दिया? हाँ, मेरे को याद है, मैं वही तो बता रहा हूँ, गुजरात मॉडल पे भी लगाया। आप बताइए कि किस तरह से आपने अपने मुल्क को, मतलब हमें शर्मिंदगी होती है यहाँ पर। बिल्कुल होती होगी, डेफिनेटली होती होगी। एक चीज और मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान किसी जमाने में चाहे आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली ना हो, लेकिन दिमागी तौर पर और नैतिकता के मामले में बहुत शक्तिशाली देश रहा है और हमेशा अग्रणी रहा है शांति स्थापित करने में, वैश्विक शांति के लिए। और ऐसे जो वैश्विक मुद्दे हैं, मानवता के जो मुद्दे हैं, लिबर्टी के मुद्दे हैं, उनमें हिंदुस्तान काफी अग्रणी रहा है। लेकिन ये जो काल है, अभी का जो 7 साल का जो कालखंड है, इसमें हिंदुस्तान का जो नाम है वो पूरी तरह से धूमिल हो गया। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं ना, इसको तो हो सकता है रीबिल्ड कर सके 5 साल, 10 साल, 20 साल में, लेकिन जो नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हुआ है हमारे हिंदुस्तान का, उसको हमें रीबिल्ड करने में सदियों लगेंगी, क्योंकि सदियों में ही ये बनाया गया था। ये जो ऑरा जो बना था इंडिया का, वो सैकड़ों साल में जाकर के वो ऑरा बना था, जिसको कम से कम बाकी चीजों पे ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने उस ऑरा पे जरूर ध्यान दिया था। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मोदी जी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट तो हो ही जाएगा, व्यक्ति क्यों नहीं होगा। उसकी जगह जो भी व्यक्ति होगा वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जो 130 करोड़ से थाली बजवा सकता है, ऐसे समय में लोगों से एक जश्न मनवा सकता है, थालियां बजवा सकता है, रोड पे जुलूस निकलवा सकता है एक ऑर्डर पे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए उसको। जब जिसको ऐसे अंधभक्त मिले हुए वो ओवर कॉन्फिडेंट तो होगा ही। एक पूरा सिस्टम बनाया था कि जो मोदी जी कह देंगे वो पत्थर की लकीर है, वही होगा, वही हो रहा है, वही चल रहा है। लेकिन उनके अंधभक्तों में बेतहाशा कमी आई है और आती रहेगी, आती जाएगी। और मुझे नहीं लगता 2024 में ये बिना सेना के जो है सत्ता हासिल कर सके, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है। ओके, सो आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्शन अपने पीछे अवाम के लिए क्या लेकर आ रहा है? फसाद, कम्युनल राइट्स और नो कम्युनल राइट्स? कम्युनल राइट्स तो मुझे नहीं लगता अभी वो स्टेज आएगी, क्योंकि कम्युनल राइट्स में तो फिर नुकसान पूरे देश का होता है और फायदा किसको होगा मैं नहीं समझता कि उसके लिए कोई गारंटी दे सकता है कि उसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन भय का फायदा जरूर बीजेपी को हो जाता है, ये मेरा मानना है। इसलिए वो इसको यहीं तक रखेगी, इसकी सीमा यहीं तक बना के रखेगी कि भाई भयभीत करिए लोगों को, ताकि वो मेंटेन होता रहे और उसके एवज में अपने को वोट मिलते रहे। ये बड़ा सस्ता और बड़ा आसान तरीका है वोट हासिल करने का। अनएजुकेटेड जो कंट्री है, जो लोगों की हमारे जैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बहुत आसान तरीका है कि आप कम्युनल भावनाओं को भड़काइए, एक भय का वातावरण बनाइए, और उसके लिए कितने से पैसे खर्च होते हैं, 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए। अगर आप बिना काम किए हुए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 33 लाख के बजट पे आप डाका डाल सकते हो, तो क्या दिक्कत है? मैं समझता हूँ यही उनकी स्ट्रेटेजी है। So thank you so much for giving me time, Sanjay.